अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम नरेशन पढ़ चुके थे, उसमें पहला वीडियो मैंने डाला था, 2 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने पूरा नरेशन बताया, उसके बाद प्रैक्टिस हमने की है, वो सफिशिएंट है, वेल एंड इनफ, उसमें आप एग्जाम में बना पाएंगे। लेकिन आज वाला जो वीडियो है वो आपको बताएगा कि जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन किए थे वो एक्चुअल में उसके पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे सेंटेंस और ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिनके नरेशन का जो फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते टाइम कुछ बदल जाता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग रूल होता है, तो वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और रूल नरेशन के। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि डिड यू गो देयर। डिड यू गो देयर मतलब क्या तुम वहाँ गए थे? क्लियर है? तो ये डिड को आगे लगाया मैंने और अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन बना है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बना है। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का रिप्लाई हाँ या ना में दिया जा सकता है, यानी कि यस और नो में। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से बनाया जाए, वेयर आर यू गोइंग, लाइक वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसको आपको बोलना पड़ेगा कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बताना पड़ेगा आपको। आप बाध्य हो जाओगे बताने के लिए, इच्छा है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं वो तो 2 तरह के हमने देखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले। तो पहला रूल यही बोलता है इसका कि सीधे सीधे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला पार्ट, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला पार्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके अंदर लिखा हुआ है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के हम कंजक्शन की जगह दैट नहीं लगाते, हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन की जगह क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बन रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और इसकी जगह पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है सेड, तो सेड के स्थान पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस कॉलम के अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आगे जाके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको लग रहा है, तो वहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हटा के हम उसकी जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आ जाता हूँ वापस से। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या बोला है, ही सेड टू मी डिड यू डू दिस, मतलब डिड यू डू दिस वर्क, मतलब उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने ये वर्क किया था। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको इनडायरेक्ट बनाऊं तो ये क्या होगा, ही आस्क्ड। देखो सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, तो या तो आस्क्ड होगा या फिर क्या होगा, इंक्वायर्ड टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये वाला रूल अभी हाल बताया गया। या तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे, इंक्वायर्ड टू नहीं, सॉरी, इंक्वायर्ड ऑफ का। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आप तो क्लियर हो गया होगा। तो ही सेड टू मी डिड यू डू दिस वर्क, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन दिस वर्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉमा हटा तो यहाँ पे इफ़ लग गया। और टेंस में तो वैसे ही चेंज होता है, जैसे हमने आपको बताया था, ये प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी ये पास्ट सिंपल है, तो ये चले जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब अल्टीमेटली लास्ट वाला नोट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ आदि, इन सारे क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए, तो मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। इन क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे ऐसे कैसे ये वर्ड ही रहेंगे, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाएंगे, इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि इन्वर्टेड कॉमा वाली स्पीच के अंदर, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो उसको हटा के ये इसको हटा के साइन को इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन क्वेश्चन वर्ड से बन रहा है तो कोई इफ़ वेदर नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन वर्ड ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो जरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना।
नीचे इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से आपका स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी, सेड का आस्क्ड हो गया क्योंकि पूछा है, क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये वेयर ऐसा का ऐसा ही रहा, कुछ भी नहीं लगा, इसको हटा दिया लेकिन कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, तो यही रूल था। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। मेरे दोस्त इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहली बात तो वो सेंटेंस होता है जिनका प्रयोग हम लोग निवेदन, आदेश या उपदेश देने के लिए करते हैं। निवेदन के लिए करते हैं, या तो आदेश देना हो किसी को या उपदेश देना हो, तब इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसका जरा अच्छे से देखिए रूल क्या होता है। तो अगर मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहा हूँ किसका, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसकी जगह हम ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, इस तरह की रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा, इसका मतलब क्या निकला, इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, तो सेड जो हमारा वर्ब है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, वो हटके उसकी जगह पे ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड या फिर आपके पास में फॉरबेट का प्रयोग किया जाएगा, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए इसका एग्जाम्पल, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो मास्टर ने बोला उसके सर्वेंट से ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसा बोला है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है, सर्वेंट से कहा है तो ऑर्डर किया है, दैट मीन्स द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड कॉमा जो हटता है, इसकी जगह पे इसको हटा करके हम टू का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग। तो ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर हो गया। क्लियर है। आई वॉन्ट दिस फ्रेम दैट लिटिल बिट स्मॉलर, परफेक्ट, ठीक है, ताकि ये पीछे से नहीं कटे सारी चीज़ें। हाँ अल्टीमेटली, हाँ तो अल्टीमेटली आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव मैनर में है तो टू का, अफर्मेटिव है तो टू का, अगर सेंटेंस नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिविटी को बता रहा है, तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, टू या नॉट टू का प्रयोग। जैसे यहाँ पे टू हुआ, सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और अगर ये नेगेटिव होता आपके मतलब भाई पानी, तो नॉट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल देखते हैं, यही वाला है, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगला रूल है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में नोट टू करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान से रखना है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहीं पे भी आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर प्लीज़ या काइंडली या इस तरह के सब शब्द मिलते हैं, प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग किया जाता है, तो इन वाक्यों को इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हैं। अब हटा देंगे तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, तो इस प्लीज़ और काइंडली को हटा के हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक मैंने क्या किया, प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे और इसकी जगह क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को भी हटा देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को भी हटा देंगे, ठीक है, जो सेड लिखा उसको भी हटा देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, सेड को हटाया, उसकी जगह रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, और ये प्लीज़ काइंडली भी गया क्योंकि रिक्वेस्टेड टू आ गया। क्लियर है, तो आई होप ये क्लियर होगा। देखो, ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मेरी बात सुनना, उसने मुझसे कहा कि एक ग्लास पानी ले आओ, प्लीज़, प्लीज़ लिखा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ प्लीज़ लिखा है तो प्लीज़ को हटाना है, मुझे पता है प्लीज़ को हटा देते हैं, प्लीज़ को हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड टू का, ये सब हटा के ये सेड जो है, ये जो क्या है सेड है, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को भी हटा के रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू, क्या लिखा है, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे टू बाद में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग भी लिख सकते हैं कि इस स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेड को हटाएंगे और सिर्फ क्या करेंगे, इस टू को भी हटा दो, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, और रिक्वेस्टेड के आगे आपको पता है फिर टू ही आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको आप यहाँ से टू हटा सकते हैं, सिर्फ रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं अगला थर्ड नोट देखते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ और इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में कहीं आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट से चालू होने वाला वाक्य हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में लेट्स का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाया गया है ना, लेट मी गो, ऐसे
वाक्य बनते हैं ना, तो लेट का प्रयोग करके अगर कोई वाक्य बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को वहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह पे शुड का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस में। लेट अगर है आपके पास में, सुनो ध्यान से, अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस में कॉमा वॉमा के अंदर लेट का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे, लेट को हटा देंगे और लेट को हटा के क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड में कोई चेंज नहीं होता और जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो आगे लगी हुई है वैसा का वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, समझ में आएगा आपको। लेट को हटा के शुड का भी प्रयोग करेंगे, आगे लगाओ। एक छोटी सी बात बताना भूल गया इसमें मैं, कि हम क्या करेंगे, सेड में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर भाव आपका कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आपका भाव कुछ क्वेश्चन ऐसा बता रहा हो तो आप उसमें सजेस्टेड या प्रपोज का प्रयोग कर सकते हैं सेड की जगह पे, ठीक है। सेड की जगह सजेस्टेड या प्रपोज का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर लेट कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो लेट को हम हटा देते हैं, लेट को हटा के शुड लगा देते हैं। सेड में कोई चेंज नहीं किया जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और आपको लग रहा है कि भाव ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ के लिए प्रपोज किया गया है या किसी को सजेस्ट किया गया है, तब हम सेड को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है आज, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड लेट नो वन डू दिस वर्क, टीचर ने बोला लेट नो वन डू दिस वर्क, ठीक है भैया। तो द टीचर सेड ऐसा कैसे ही रहा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी सेड को हटाने के, वैसे ही इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो द टीचर सेड दैट, उसके बाद में नो वन शुड डू दिस वर्क, देखो लेट हट गया और ये नो वन से सीधे आ गया और यहाँ पे शुड का प्रयोग किया, तो शुड डू दिस वर्क। क्लियर। अब देखो एक सेंटेंस और लेते हैं। ही सेड लेट अस वर्क हार्ड, तो उसने बोला चले हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो ही सेड लेट अस वर्क हार्ड। अब इसको बनाना है तो ही सेड, उसने बोला लेट अस वर्क हार्ड, तो इसने क्या किया, सजेस्ट किया ऐसे एक तरह से, तो ही सजेस्टेड दैट, ठीक है। सेड हट गया, उसकी जगह सजेस्ट आ गया, तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क हार्ड, और लेट हटा तो शुड आया, है ना। क्लियर है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब मेरी बात सुनो, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। मेरे दोस्त इच्छावाचक का मतलब क्या होता है, जिस सेंटेंस में किसी अभिव्यक्ति को हम बताते हैं, किसी आकांक्षा को हम बताते हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस में देख रहा हूँ यहाँ पे, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो उसने मुझसे कहा कि भैया तुम लंबा जीवन जियो, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो ये भैया इच्छा है, ये हमारी आकांक्षा अभिव्यक्ति को बता रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआ दे रहे हैं किसी को। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहला रूल देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पे हमेशा हम क्या करते हैं, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड रहेगी उसको हटा करके भाव के अनुसार हम उसकी जगह ब्लेस्ड, कर्स्ड या विश्ड का प्रयोग करते हैं। ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड, कर्स्ड और विश्ड इत्यादि का। ब्लेस का मतलब तो आपको पता है दुआ देना, कर्स का मतलब होता है शाप, शाप जो देते हैं ना, श्राप वगैरह, शापित, है ना, तो ये होता है। और विश, किसी को विश करना, तो ये यूज़ करते हैं हम किसको हटा के, सेड हटेगा और ये तीनों में से कोई का यूज़ किया जाएगा। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमेशा हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो देखो ही ब्लेस्ड मी, उसने ब्लेस किया मुझे, तो ही ब्लेस्ड मी, इसको हटा के दैट लगाया कॉमा को, तो दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है। तो ये देखो मे की थर्ड फॉर्म हो गई माइट, सॉरी मे की सेकंड फॉर्म हो गई माइट, तो आई माइट मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो भी बता देता हूँ मैं। मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे मे है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मे का मैंने बताया था आपको नरेशन जब चेंज होता है इनडायरेक्ट में तो माइट हो जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले वीडियो की भी। ऐसा नहीं है कि ये बता रहा हूँ तो वो चीज़ें नहीं होगी, टेंस वेंस सब ऐसे ही फॉलो होंगे जैसा है, चीज़ों में बदलाव वैसे ही होगा जैसा है। अगला देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका मतलब जिस वाक्यों में आपको ऐसा आश्चर्य होता है एकदम, ओ शिट ऐसा हो गया, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे वाह वो सिलेक्ट हो गया, इस टाइप से जो विस्मयादि बोधक रहते हैं, अरे भाई इतनी लग गई, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग जब कुछ हो जाता है। तो ये जो सेंटेंस रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक जो अपने भाव आते हैं किसी परिस्थिति को लेके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है।
तो विस्मयादिबोधक या आश्चर्य जब होता है तब। तो इसमें आप तो एक देख रहे हैं ये साइन का भी हम यूज़ करते हैं, है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसका ज़रा रूल देखो ध्यान से कि क्या है। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको दे रखी सैड, ठीक है, सैड ही होगी, नॉर्मली अपन देखते हैं सैड रहता है ज़्यादातर नरेशन में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है उसकी जगह पे हम एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ जॉय और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। सैड को हटाएंगे और इनका प्रयोग, आदि का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो दुख की कंडीशन है तो दुख वाली करेंगे, सॉरो वाली, खुशी की कंडीशन है तो जॉय वाली करेंगे, सरप्राइज हो रहे हैं किसी वाक्य में, आपको देख के ऐसा लग रहा है सरप्राइजिंग है तो सरप्राइज लिख देंगे एक्सक्लेम विथ, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक छोटी सी चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कॉमा हटाएंगे, वो जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाएंगे यहाँ पे, तो इसकी जगह दैट लगेगा, तो इसकी जगह दैट भी लगता है, ठीक है। तो ये देखो कॉमा हटा और उसकी जगह दैट आ गया। एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि अगर ये दैट तो मैंने लगा दिया, अब दैट लगाने के बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, उसको हटा देंगे। जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड यहाँ पे आल्स है तो ये आल्स को हटा देंगे, उसके बाद में हुर्रे है तो हुर्रे को हटा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा देना है। तो क्या क्या मैंने देखा, सीधे सीधे इनका प्रयोग करना है भाव के अनुसार, जैसा भाव आ रहा है वैसा, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा देना है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा लगा के दैट लगाते हैं, ये रूल है, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट देखेंगे तो ही सेड आस आई एम रूइंड, तो उसने बोला ओह आई एम रूइंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये दुख है, वो उसका दुख बता रहा है, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, फिर इसकी जगह दैट ही वॉज रूइंड, तो आई एम है तो एम का वॉज हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो आई वॉज, ही वॉज रूइंड। अब ये आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है पे ही, तो आई का ही हो गया, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं, तो दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दे एक्सक्लेम विद जॉय, उन्होंने बोला दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, इसको हटाया दैट लगाया, हुर्रे भी गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट दे हैड वॉन दी मैच, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे आ गया दे हैड वॉन दी मैच। अब देखो वी हैव वॉन दी मैच था, तो वी वॉन, ये हैव वॉन मतलब कौन सा टेंस है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो ये बदला हुआ है, हैड वॉन लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर है। तो आई होप ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी चीज़ें जो बची हुई थी ये यहाँ पे ख़त्म होती है, तो सारा मैंने आपको बता दिया कि नरेशन कैसे वर्क करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, ऑलरेडी मैं करवा चुका था, लेकिन एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वो एग्जाम्पल जो बार बार आपकी स्क्रीन पे आ रहे थे, ले लो उसको भी देख ही लेते। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, ठीक है। अब लेटस है तो मैंने बताया तो लेटस हटेगा और इसकी लेट हट के शुड आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो शुड किस में है, तो ये सब गए, सिर्फ शुड इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला और क्वेश्चन ये तो हो गया, अच्छा ये वाला, हाँ, द टीचर सेड टू स्टूडेंट वाई वर यू अपसेंट यस्टरडे। तो देखो वाई है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाई का वाई रहेगा। तो देखो इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, सब में वाई है। लेकिन अब आपको देखना है कि यहाँ पे पास्ट में है तो अपने पुराने वाले रूल काम आएंगे। वर यू अपसेंट है तो वर किस में बदलता है, थर्ड, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप यहाँ देखेंगे हैड बीन के बाद, सॉरी थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन के बाद, क्योंकि ये वॉज वर प्लस आईएनजी जो होता है वो आपके सीधे बदलता है किसमें, हैड बीन प्लस आईएनजी में, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आईएनजी नहीं है तो भी नॉर्मल वॉज वर है तो वो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा, क्योंकि हैड बीन आएगी वहाँ पे। तो हैड बीन अपसेंट आना चाहिए, और क्या हैड अपसेंट है, नहीं हैड अपसेंट तो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हैड बीन अपसेंट आएगा। हैड बीन अपसेंट देख लो कहाँ पे दिख रहा है, हैड बीन अपसेंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ यस्टरडे है लेकिन, और मैंने बताया यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है, तो हैड बीन अपसेंट प्रीवियस डे, ये वाला क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है, हाँ ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस इनवाइट सम फ्रेंड टू आवर सन्स बर्थडे, और बाद में सेट द फादर, ये फादर सेट बाद में लिखा है, सेट द फादर बाद में लिखा है, तो लेट है तो लेट की जगह शुड आ जाता है। तो मुझे बताओ ये शुड इसमें है, कुड इसमें है, कैन इसमें है, और दे इन्वाइटिंग विल बी तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब शुड वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी रूल बताया आपको। नेक्स्ट ये आल्स आ गया, तो ये आल्स हट जाता है, तो आल्स तो किसी में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है हट जान दो।
आई सैड दैट लगता है तो आई यहाँ पे सैड है, आल्स लिखा है मतलब वो सॉरो वाली कंडीशन है, दुख वाली अभी बताई, तो आई एक्सक्लेम विथ सॉरोफुली, तो यहाँ पे सॉरोफुली तो आएगा, दैट भी आएगा, ये कल करवा चुका था हालांकि मैं। आई हैव ब्रोकन, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे ये जो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मतलब हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप देख लो हेड के बाद थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म इसमें आ रही है, कल भी कर चुके थे, हेड ब्रोकन, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। और कुछ है? समीर सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। अब देखो हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, यहाँ पे ये जो हैव से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन ये जब ये जो होगा है ना, इसको हटाकर इफ़ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा, मैंने आपको बताया अभी। तो समीर आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन है तो आज आया, तो समीर आस्क्ड मी इफ़ हैव एवर बीन टू मैक्सिको। अब देखो यहाँ पे हैव यू एवर बीन मैक्सिको आया, तो हैव बीन है, तो ये जाके किस में कन्वर्ट होगा, हैव बीन अगर देखें तो किस में कन्वर्ट होता है, वो होगा हैड बीन में, है ना। तो यहाँ पे हैड एवर बीन टू मैक्सिको, ठीक है, तो हैड बीन टू मैक्सिको, इफ़ आई हैड बीन टू मैक्सिको, इफ़ आई हैड एवर बीन टू मैक्सिको, ये आएगा। एवर क्यों हटाएंगे हम लोग, एवर तो ऐसा कैसे ही रहेगा, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। समीर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर बीन टू मैक्सिको, सो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि एवर नहीं हटेगा, यहाँ पे एवर हटा दिया तो उसने, चेक करने में टाइम लगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये पोर्शन हमारा खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकॉन आएगा, उसके बाद में ऑल पे क्लिक करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।